गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग। जुड़िए जल्दी, सभी लोग जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बढ़िया। एक्चुअली मैंने आप लोग को बताया था ना, एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाना था, तो वही सुबह में क्लास चल रहा है वहाँ पे। तो कल से आप लोग का क्लास 9 बजे से चलेगा, क्योंकि वहाँ पे 7 से 8:30 1.5 घंटे का क्लास चलता है। ठीक है, आने में आधे घंटे। तो कल से आप लोग का क्लास 9 बजे से चलेगा, क्योंकि अब ऑफलाइन क्लासेस में 1.5 घंटे का एक क्लास रहता है। आज से पहला क्लास था, तो वही लेने चले गए। ठीक है, घर घराहट की आवाज आ रही है। अभी देखिए तो अभी आवाज सही है? अभी आवाज सही है? अभी ठीक हुआ? अभी आवाज सही है? क्लास क्या है, तो आदत सी हो गई है पढ़ाने की। ठीक है, चलिए अब ठीक है ना। चलिए चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, दूसरा भी हो गया था, तीसरा कहा था सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर हम लोग शुरू किए। ठीक है, तो इस चौथे में मैंने आप लोग को बताया था मानव शरीर के तंत्र के अंतर्गत बहुत सारे तंत्र हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से कंकाल तंत्र हो गया है, पेशीय तंत्र हो गया है। आज हम लोग का स्टार्ट होने वाला सब प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो लड़कों की अत्यधिक जिज्ञासा की वजह से इसको आज स्टार्ट नहीं किया जाएगा। जो सीक्वेंस है वही चलेगा, पाचन तंत्र चलेगा। ठीक है, क्योंकि इस पे लोगों की बड़ी जिज्ञासा रहती है, तो मैं समझ रहा हूं, तो ये चलेगा पाचन तंत्र। ठीक, कोई आपत्ति किसी को? कुछ लोग आज मूड बना के आए होंगे कि सर आज पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो ऐसा नहीं है, आज वो दिन नहीं आया है। अरे भाई, क्लास कैसा रहेगा? जैसे आप लोग का रहता है वैसे ही उनका भी था। स्टार्ट करते हैं। यार आप लोग पता नहीं पढ़ने के मूड में क्यों नहीं रहते हैं। चलिए टॉपिक डाल लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार टॉपिक, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, और मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि इंटरेस्टिंग डबल हो जाएगा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। मेरी जिंदगी कोई 2 दिन जी के देखे, जीना छोड़ देगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो देखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो पहली बात कि जहां पे भी सिस्टम लग जाए ना, तंत्र लग जाए ना, मतलब कि बहुत सारे चीजें मिलकर कोई काम करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, यानी तंत्र में मतलब कि बहुत सारे अंग क्या होंगे, जुड़ के किसी कार्य को कर रहे होंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत यानी पाचन तंत्र के अंतर्गत वैसे अंग, ऑर्गन, जो भोजन पचाने में क्या करते हैं,
सहायता करते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे पाचन तंत्र क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो हर वो अंग या वैसे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं या भोजन को पचाते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जिसमें देखेंगे कि जटिल भोजन जो होता है सरल पदार्थों में टूट जाता है। तो एक छोटा सा डिफिनेशन आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, वैसे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बेसिक सा समझ आ गया होगा डिफिनेशन। ये आप लोग इंटरेस्टेड है ना पढ़ने में? पता नहीं क्यों मुझे अजीब लग रहा है आज आप लोग के क्लास में। गुड मॉर्निंग सोनिका जी, एक ऑफलाइन कोचिंग एक ज्वाइन किए हैं तो उसी में पढ़ाने गए थे, आज पहला दिन था। ठीक है, देख नहीं रहे नया टी शर्ट पहन के गए थे। आप लोग को हमेशा हाफ पैंट में पढ़ाते हैं, वहाँ फुल पैंट पहन के गए थे। आप लोग को बिना चप्पल पहने पढ़ाते हैं, वहाँ पे जूता पहन के गए थे। बड़ी बात थी ना। आप लोग को पढ़ाना बहुत सरल है जी, एकदम कंफर्टेबल जोन में रहो, जैसे मन करे पढ़ा लो। वहाँ पे बन ठन के जाओ, बहुत अजीब लगता है। ठीक है, तो आप लोग को पढ़ाने में मजा ज्यादा आता है, आदमी ज्यादा कंफर्टेबल रहता है और टॉपिक को फोटो वगैरह दिखा के बहुत क्लियरिटी के साथ समझा पाता है। तो ऑफलाइन पढ़ाने का मतलब कि नहीं समझते हैं। आगे बढ़े। अरे शानदार रहा जी, बच्चों को बहुत पसंद आया। इलाहाबाद में आप लोग को भी अगर ऑफलाइन पढ़ना हो तो आ जाइए। ठीक है, जिनको भी ऑफलाइन क्लास करना हो आ जाइए, यहाँ पे फी माफ करा दूंगा 50% आप लोग का। चलिए, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम देखिएगा। तो पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है आप लोग समझ लिए। तो पाचन तंत्र को जो है ना हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। यानी जब हम भोजन खाते हैं और जब तक उसको हम लैट्रिन के रूप में बाहर नहीं निकाल देते हैं, तब तक के पूरे मैकेनिज्म को, तब तक के पूरे सिस्टम को हम दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हिस्से को कहते हैं क्या, एक मिनट, पहले हिस्से को कहते हैं आहार नाल। क्या कहते हैं? आहार नाल। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और दूसरे हिस्से को कहते हैं संबंधित पाचन ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो इसको क्या लिख देते हैं? पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि, इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो दो बातें, पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र क्या है। तो वैसे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। और पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं। पहला है आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है पाचन ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब इन दोनों को हमें डिटेल में पढ़ना है और आपका पाचन तंत्र हो जाएगा समाप्त। तो यहाँ पे टॉपिक में से टॉपिक निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा। तो आहार नाल जो होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ना, ये मुख्य गुहा, गुहा मैंने आप लोग को बताया था, जहां भी खाली स्पेस होता है उसे क्या बोल देते हैं? गुहा बोल देते हैं। गहरा से गुहा निकला है, गहराई से। ठीक है, तो ये हमारे मुख्य गुहा यानी मुंह के गुहा से प्रारंभ होता है। तो आहार नाल कहां से प्रारंभ होता है? हमारे मुंह से प्रारंभ होकर गुद्दा तक जाता है। ठीक है, गुद्दा तक रहता है। तो पाचन के समय भोजन जो है आहार नाल में ही रहता है। यानी भोजन जब तक पचता रहता है वो किस में रहता है? यानी जब तक एनस से बाहर नहीं निकल जाता लैट्रिन के रूप में, तब तक वो किस में रहता है? आहार नाल में ही रहता है। ठीक है, तो आहार नाल की लंबाई जो है लगभग 32 फीट होती है। कितनी फीट होती है? 32 फीट लंबी होती है। आप लोग होंगे 5 फीट या 6 फीट या 6.5 फीट, खाली तो कोई नहीं ना यहाँ पे। तो 5 से लेके 6.5 फीट के करीब आप लोग होंगे।
और आपके पेट के अंदर सोचिए, माने आपके बॉडी के अंदर जो है 32 फीट लंबा क्या है, आहार नाल है। तो अब बताइए आपकी बॉडी से लंबी ये आप लोग 5-6 फीट के हैं और आहार नाल 32 फीट का है, मतलब किसको मोड़ छोड़ के रखा गया होगा। तो यही हमारा ये जो 32 फीट है ना, इस तरह मोड़ मोड़ के जलेबी जैसा इसको पेट में रखा गया है। भगवान जी ने बड़ी सोच समझ के बनाया। तो आहार नाल की अगर लंबाई पूछेगा तो कितनी होती है, लगभग 32 फीट होती है। और आहार नाल के अंतर्गत जो है बहुत सारे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं इसके। तो आहार नाल के अंतर्गत सबसे पहला हमारा मुख गुहा आता है। क्या आता है, मुख गुहा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बुक्कल कैविटी। क्या कहते हैं, बुक्कल कैविटी। दूसरे नंबर पे आता है आपका आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या आता है जी, ग्रास नली, यानी ये जो गया है ना हमारे पेट को जो जोड़ता है, यानी मुख गुहा में जो खाते हैं, और खाने के बाद जो भी पदार्थ हम लोग खाते हैं वो पेट में जाता है। तो पेट में ऐसे गिर के थोड़े चला जाएगा, जैसे ये मोबाइल है इसको हम खाएं और सीधे पेट में जाकर थोड़े गिर जाएगा। तो ये जाता है एक पाइप के थ्रू, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग ग्रास नली। अभी सबका इंग्लिश बताऊंगा, ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली हो गया। इसी के बाद जो होता है आपका आमाशय होता है, जिसे पेट कहते हैं। क्या कहते हैं, आमाशय, स्टोमक। ठीक है, अब पेट के बाद आती है आपकी कौन, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद आता है 5 नंबर पे बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत। इसके बाद आता है आपका सबसे लास्ट में क्या क्या, एनस। सबसे लास्ट में क्या आता है, एनस। बातें समझ में आया, सबसे लास्ट में क्या आता है, एनस, जिसे क्या कहते हैं, गुद्दा। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मुख गुहा, बुक्कल कैविटी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुद्दा। तो अब क्या हो गया, हमने भोजन खाया और ये खाने से लेके यहां से लेके यहां तक के पूरे उस पाइप को ही हम लोग कहते हैं आहार नाल, जिसकी लंबाई होती है 32 फीट। कितनी होती है, 32 फीट। तो कुछ लोग क्या होते हैं ना, ग्रास नली को ये आहार नालिका समझ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुख गुहा से लेके, यानी भोजन यहाँ बुक्कल कैविटी से लेके एनस तक की पूरी इस पाइप को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जो कि लगभग 32 फीट का होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मुख गुहा पढ़ेंगे, ग्रास नली पढ़ेंगे, आमाशय पढ़ेंगे, छोटी आंत पढ़ेंगे, बड़ी आंत पढ़ेंगे, गुद्दा पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोग को पता है ये छोटी आंत बड़ी आंत में कुछ अंतर। देखिए, छोटी आंत की जो पाइप होती है ना, वो पतली होती है, पतली होती है, लेकिन लंबाई में बड़ी आंत से ज्यादा लंबी होती है। अब बड़ी आंत क्या होती है, वो चौड़ी होती है, ज्यादा मोटी होती है। ठीक है, ज्यादा मोटी। अभी फोटो दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। तो बड़ी आंत ज्यादा चौड़ी और मोटी होती है, जबकि छोटी आंत ज्यादा लंबी और पतली होती है। अंतर यही है। ठीक है, तो पहले खाना कहां आता है, हम लोग खाते हैं मुख गुहा से। मुख गुहा के बाद कहां जाता है, ग्रास नली से। ग्रास नली से होते हुए कहां जाएगा, आमाशय से, और आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद गुद्दा। तो गुद्दा तक आते आते खाना किस में बदल जाता है, लैट्रिन में बदल गया रहता है। ठीक है, बड़ी आंत तक इसमें से कुछ चीजें निकलती हैं जो शरीर के लिए लाभदायक होती है, लेकिन जैसे ही बड़ी हाथ से ये गुद्दा में पहुंचता है, वो पूरी तरीके से लैट्रिन के रूप में बदल गया होता है। बातें समझ में आया। अब इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आहार नालिका, जिसे अभी हम लोग पढ़ेंगे मुख गुहा शुरू से। ठीक है, इसके बाद आता है पाचन ग्रंथि। अभी इसको शुरू करेंगे, पहले पाचन ग्रंथि के बाद थोड़ा सा सुन ले। तो अब पाचन ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या होता है, तो जो भी भोजन हम खाते हैं, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे उसको पचाने के लिए ना एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है ना, तरह तरह के अलग अलग प्रकार के क्या निकालती हैं, एंजाइम निकालती हैं, लार निकालती हैं, जिस जूस निकालती हैं, जिसके माध्यम से भोजन क्या होता है, पचता है। तो पाचन ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है, इन जैसे हम भोजन खाएंगे तो इन रास्तों से होकर गुजरेगा भोजन, हमारा यहाँ आके बाहर निकल जाएगा। लेकिन इनको पचाने के लिए ये पाचन ग्रंथि जो होती है सहायता प्रदान करती है, भोजन जो भी हम खाते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसमें से क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। तो इसको क्या याद रखना है पाचन ग्रंथि के अंतर्गत, तो ये ग्रंथियां जो होती हैं, पाचन ग्रंथि जो होती हैं, भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। और इसके अंतर्गत जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मुंह में क्या निकलता है, लार ग्रंथि। मुंह में क्या निकलता है, लार ग्रंथि। तो इसको पढ़ेंगे लार ग्रंथि। हम लोग कहां, पाचन ग्रंथि में पहला पढ़ेंगे लार ग्रंथि। सबको डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान मत होइए। सबसे पहले पढ़ेंगे लार ग्रंथि।
खाना खाते यहाँ पे लार निकलता है, उसे खाना पचाने में सहायता करता है, तो लार ग्रंथि। दूसरे नंबर पे लार ग्रंथि के बाद आता है आपका कौन सा, लीवर। कौन सा आता है, लीवर, जिसे यकृत कहते हैं, लीवर। तीसरे नंबर पे आपका आता है जिसे क्या कहते हैं, पित्ताशय, पित्ताशय। और चौथे नंबर पे आता है आपका ये डाइजेस्टिव ग्लैंड में, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसको पित्ताशय को पैनक्रियाज कहते हैं। चौथे नंबर पे क्या आता है जी, कोई बताएगा जल्दी से, चौथे नंबर पे क्या आता है? चौथे नंबर पे आता है अग्नाशय, ठीक है, इसे पैनक्रियाज कहते हैं, सॉरी इसे पैनक्रियाज कहते हैं, ठीक है। तो ये चार हम लोग को ग्लैंड पढ़ना है, एक लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय। ये चारों का एक ही काम होता है, ग्रंथियां जो है भोजन को पचाने में एंजाइम का निर्माण करती हैं, और ये एंजाइम जो है छोड़ती हैं, इसी पाइप में अपना एंजाइम छोड़ती हैं, तो ये क्या होता है, मुख गुहा से ही पचना शुरू हो जाता है, और यहां तक आते आते लैट्रिन में बदल जाता है, निकल जाता है। तो हमें पाचन तंत्र में इन्हीं सबका जो है डिटेल अध्ययन करना है। तो पहली बात, पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र को हम दो वर्गों में बांट दिए, एक आहार नाल, दूसरा पाचन ग्रंथि। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रस नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुद्दा। पाचन ग्रंथि के अंतर्गत लार ग्रंथि, ठीक है, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय। इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम लोग मुख गुहा से, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर गुद्दा। उसके बाद आएंगे हम लोग पाचन ग्रंथि, फिर पढ़ेंगे लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, और कुल मिला के यहाँ पे जाके हमारी सिस्टम जो होगी समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप लोग को ये दिख रहा होगा यहाँ पे 6 को, यहाँ पे 4 को, 10 को, ये 10 नहीं है, 10 में अनेक टॉपिक अभी बाहर धीरे धीरे निकलते चला आएगा, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था, सामान्य सा परिचय था पाचन तंत्र का। किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर है? तो हम लोग मुख गुहा, बुक्कल कैविटी शुरू करें। देखिए ये गुड मॉर्निंग वाले लोग को मैं बता देता हूं, क्लास समय से जुड़िए तो गुड मॉर्निंग बोलिए, नहीं तो एकदम बोलिए भी मत, चुपचाप शांति से क्लास कीजिए, क्योंकि लेट से जुड़ते हैं आप लोग, अब मेरे मुंह से सिर्फ गुस्सा आता है। तो लेट से जुड़ने वाले गुड मॉर्निंग बोल के ये तो एकदम प्रदर्शित ना करें कि वो लेट से जुड़े हैं, ठीक है। शांति से क्लास किया करिए जो लेट से जुड़ता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहां से, एलिमेंट्री कैनाल में मुख गुहा से। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 टॉपिक एलिमेंट्री कैनाल का मुख गुहा। पहला टॉपिक मुख गुहा। अच्छा रुक जाइए, मुख गुहा को समझने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा ये चीजें समझा देता हूं। 1 मिनट देखिएगा, ये जो चीजें मैंने बताया उसको समझिए फोटो के हिसाब से। तो सबसे पहले आपने यहां से खाना खाया, ठीक है, तो ये हो गया आपका मुख गुहा, यहाँ ये आपका मुंह है, ठीक है, ये आपका मुंह है, आपने खाना खाया तो ये क्या हो गया, मुख गुहा। इसके बाद ये जो पाइप है ना, ये जो पाइप है इसे कहते हैं हम लोग क्या, इस पाइप को क्या कहते हैं जी, ग्रास नली। इस पाइप को क्या कहते हैं, ग्रास नली। और यहीं पे हमारा जो है ना एक छोटा सा पेट बना हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अमाशय, स्टोमक। और यही स्टोमक के बाद जो है छोटी इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है, ठीक है, ये छोटी इंटेस्टाइन में हो गया। अब छोटी इंटेस्टाइन के बाद ये कहां चला जाता है, बड़ी आंत में, ठीक है, बड़ी आंत में। तो ये थोड़ा सा यहां से चौड़ा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये बड़ी आंत में आ जाएगा। बड़ी आंत के बाद यहाँ पे जाके लास्ट में एनस आ जाता है, यहीं से खाना निकल जाता है। तो ये यहां से लेके यहां तक को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नालिका, ठीक है। तो ये मुख गुहा, ग्रास नली, स्टोमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस, ये पूरा क्या है, आहार नाल के। इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 32 फीट। कितनी होती है, 32 फीट, ठीक है। फोटो समझ में आया, फोटो समझ में आया, अरे भाई फोटो समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया फोटो अब समझ में आएगा। देखिए ये जो है हमारा क्या हो गया, मुख गुहा हो गया, बुक्कल कैविटी हो गया, क्या हो गया, मुख गुहा हो गया, बुक्कल कैविटी हो गया। ये जो है हमारी क्या है, ग्रॉस नलिया है, जिसे बोलते हैं एस्फेगस, ठीक है, ग्रॉस नली है। उसके बाद इसके बाद कहां जाएगा, ग्रॉस नली के बाद ये हमारा जो है क्या है, पेट है, जिसे स्टोमक कहते हैं, अग्नाशय, ठीक है। इसके बाद ये कहां जा रहा है, छोटी इंटेस्टाइन में, दिख रहा है, ये छोटी इंटेस्टाइन यहां से निकला है, ये छोटा छोटा गुजुर 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 गुजुर, ये सब क्या है, छोटी आंत है। अब छोटी आंत के बाद देखिए अचानक से जो है ये
बड़ी इंटेस्टाइन में एंट्री करेगा। ये देखिए ये सब क्या है, बड़ी इंटेस्टाइन है, चौड़ा है देखिए। इसके बाद सबसे लास्ट में क्या आ गया, एनस। ठीक है, तो ये रेक्टम जो होता है यहाँ पे मल जो है जमा होता है, इसके बाद एनस के माध्यम से बाहर निकलता है। ठीक है, तो पहला बुक्कल कैविटी मुख गुहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ग्रास नली, तीसरा स्टोमक, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन और चौथा पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। तो रेक्टम को नहीं यहाँ पे स्टोर होता है उसको छोड़िए, हम लोग एनस पढ़ेंगे। तो ये टोटल चीजें हमें पढ़ना है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आप देखिए। फिर मैंने बताया दूसरा वाले में क्या, डाइजेस्टिव इंजाइम। तो डाइजेस्टिव इंजाइम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम लोग मुख गुहा। अब तो क्लियर है ना फोटो, अब तो फोटो क्लियर है। चलिए पहला टॉपिक देखते हैं, मुख गुहा। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, बुक्कल कैविटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हल्के में ना लीजिएगा, मैं बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुक्कल कैविटी लिखा जाता है बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी पढ़ा जाता है बुक्कल कैविटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मुख गुहा। तो मुख गुहा में कौन कौन सा अंग आएगा, एक हमारा टीथ आएगा। क्या आएगा, एक आएगा हमारा टीथ। ठीक है, दूसरा कौन सा आएगा, जीभ। और तीसरा कौन सा आएगा जी, बताइए जल्दी, तीसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा जी। अरे यार लार ग्रंथि आएगा, और कौन आएगा। ठीक है, तो देखिए जीभ का जो काम है ना, वो पाचन में उसकी कोई भूमिका नहीं है। ये पाचन में कोई काम नहीं करता है, जीभ जो है पाचन में कोई काम नहीं करता है। जीभ जो है एक सेंस ऑर्गन है। जीभ हमें खाने की स्वाद बताता है कि भाई खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है कि क्या है। तो जीभ क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। तो इसे हम यहां नहीं पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, सेंस वाले। 5 हमारे सेंस ऑर्गन है, 5 ठो। ठीक है, जैसे कान है, नाक है, जीभ है, ये सब क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन है। तो सेंस ऑर्गन का एक अलग टॉपिक है, वहां पे हम लोग सेंस ऑर्गन में जीभ का अध्ययन करेंगे, जहां पे देखेंगे कई पार्ट होते हैं, अग्रेरी पार्ट, पीछे वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, तो कई इसके नाम है, ये आपको पढ़ना भी है। ठीक है, तो इसे हम लोग यहां नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पाचन में कोई काम नहीं करता। तो पाचन में इसकी भूमिका नहीं है, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जीभ को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख गुहा पढ़ रहे हैं, बुक्कल कैविटी। अब बुक्कल कैविटी में 2 चीज आ गया, एक टीथ आ गया, एक लार ग्रंथि आ गया। तो हमें इन्हीं 2 को पढ़ना है। तीसरा जो है ये जीभ जो पाचन में काम ही नहीं करती, यहां नहीं पढ़ना है। तो मुख गुहा को समझने के लिए हम क्या पढ़ लेंगे, टीथ पढ़ लेंगे, लार ग्रंथि पढ़ लेंगे। ठीक है चंदा सिंह जी, मैंने एक व्यक्ति को बोला था ग्रुप आइकन बदलने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति को कहा था, उन्होंने बदल दिया, उसके बाद किसी ने और दोबारा बदला, तो वो बदमाशी है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। तो अब हम लोग को अगर बुक्कल कैविटी समझना है, मुख गुहा को समझना है, तो हमें टीथ समझना पड़ेगा। टीथ समझने के बाद हमको लार ग्रंथियां समझना पड़ेगा, तब तो हमें पूरा बुक्कल कैविटी समझ में आएगा। तो यहां से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बुक्कल कैविटी में पढ़ेंगे टीथ, टीथ के बाद पढ़ेंगे लार ग्रंथियां, उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर उस टॉपिक में जाएंगे, कौन सा, जो कि हमारा था ग्रास नली। तो पहले मुख गुहा में क्या पढ़ेंगे, टीथ। ठीक है, मुख गुहा में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले टीथ। क्लियर है, तो यहां पे डाल लीजिए टीथ। टॉपिक हमारा कहां आ गया, अब टीथ पे। देखिए कैसे घूम रहा है टॉपिक। ठीक है, टीथ। तो टीथ के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी द स्टडी ऑफ टीथ को क्या कहते हैं हम लोग, अडेंटोलॉजी। ठीक है, अडोंटोलॉजी। ठीक है, इसे हम लोग स्टडी ऑफ टीथ कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ यानी दांतों का अध्ययन जो है अडोंटोलॉजी कहलाता है, अडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अडोंटोलॉजी कहते हैं। बातें सुन में आई। और दांत में क्या पाया जाता है, कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है।
ठीक है। दांत हड्डी के श्रेणी में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, दांत जो है हड्डी के श्रेणी में नहीं आता है, दांत हड्डी नहीं है, ठीक है। तो दांत जो है इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो दांतों के निर्माण में जो है आप देखेंगे कि 85% जो योगदान होता है वो किसका होता है, कैल्शियम फास्फेट का। कितना योगदान होता है, 85% योगदान होता है कैल्शियम फास्फेट का, ठीक है। और 10% योगदान होता है आपका किसका, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो दांतों का निर्माण हो गया किससे, 85% कैल्शियम फास्फेट से और 10% कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3। तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि हड्डी का निर्माण भी कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बोलते हैं, कैल्शियम फास्फेट से होता है, तो फिर इसे हम हड्डी क्यों नहीं कहते, माने दांत को हड्डी क्यों नहीं कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ये रहेगा कि इसको हम लोग आखिर हड्डी क्यों नहीं कहते हैं। तो एक होता है चाय, ठीक है, चाय नहीं इसको, हाँ ठीक है चाय। एक होता है रसगुल्ला, क्या होता है, रसगुल्ला। चाय में भी चीनी ही डाला जाता है, चाय में चीनी ही डाला जाता है, रसगुल्ला में भी चीनी ही डाला जाता है। क्या दोनों का मिठास सेम होता है, दोनों एक प्रजाति है, नहीं है। तो हड्डी जो है ना, रसगुल्ला वाला हड्डी है, इसलिए उसको हड्डी कहा जाता है। इसमें भी चीनी ही है, इसमें भी कैल्शियम फास्फेट है और क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन ये हड्डी नहीं होता है। जैसे कि ये रसगुल्ला में भी चीनी ही रहता है, इसमें भी चीनी ही रहता है, लेकिन ये चाय है और ये रसगुल्ला है। अंतर समझ में आ रहा होगा, इसीलिए ये हड्डी के श्रेणी में नहीं आता है, कभी भी कंफ्यूजन मत होइएगा। तो 85% कैल्शियम कार्बोनेट, 10% कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब देखिएगा, मानव दांत के जो है ना, दो परत होता है, दो लेयर होता है। यानी मानव का, जैसे ये किसी का दांत है, ये मान लेते हैं किसी का दांत है, तो इसमें दो लेयर होता है, दो परत होता है, ठीक है। तो ये सबसे ऊपरी जो परत होता है ना, वो हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। तो ये हम एक इसको बना देते हैं और तरीके से, ठीक है। तो दांत के ऊपर जो है दो लेयर होता है, एक ये ऊपरी लेयर होता है जिसपे हम लोग ब्रश करते हैं, ठीक है। इस ऊपरी लेयर पे ही हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। और एक नीचे वाला लेयर होता है जिसपे हम ब्रश कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो किससे ढका हुआ है, ऊपर वाले से। इसे ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं, इनेमल, इनेमल या इनेमाइल, जो भी पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये शरीर का सबसे कठोर, हड्डी नहीं है फिर भी सबसे मजबूत होता है, इसे इनामेल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इनामेल, इनामेल। किसका बना रहता है, ये कैल्शियम फास्फेट का बना रहता है। और ये इसके नीचे वाला जो होता है इससे कोमल होता है, उसे डेंटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटिन कहते हैं। तो आप लोग सुने होंगे दांत में खुरला हो जाता है, तो खुरला कैसे होता है, ये जो आपका इनेमिल है ना, ये सड़ जाता है, और जब ये सड़ेगा ना तो इसमें कीड़े घुस जाएंगे और इसको खा जाते हैं। ये डेंटिन जो है कमजोर होता है, मुलायम होता है, तो ये इसको कवर देता है, इसमें डेंटिन घुस के इसको खा जाते हैं। इसी को लोग खुरला कहते हैं, गांव की भाषा में खुरला कहते हैं। तो दांतों की बनावट में पहला जो ऊपरी सबसे कठोर परत होता है, क्या होता है, इनामेल। ये किसको माने ढके रहता है, डेंटिन को, ठीक है, डेंटिन। क्लियर है। तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग पूछेगा तो वो दांत का कौन सा, इनामेल होता है। पूरे हमारे मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर कोई भाग है तो वो है इनामेल, दांत का इनामेल। उसके बाद हमारा आ गया डेंटानिन, जो इससे ढका रहता है। क्लियर है। तो ये इनामेल किससे बना रहता है, कैल्शियम फास्फेट का बना रहता है, ठीक है। तो इनामेल जो है क्या करता है, हमारे दांतों की रक्षा करता है। अगर इनामेल ना रहे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि सड़ जाएगा, टूट जाएगा, कीड़े खा जाएंगे। तो ये बचाता है, इससे ये इतना मजबूत होता है कि इसमें कीड़े घुस नहीं पाते। तो आप लोग कहेंगे खुरला कैसे हो जाता है, तो आप लोग नाम सुने होंगे कि टॉफी खाते हैं हम लोग तो वो दांतों के बीच में फंस जाता है और वही सड़न पैदा करता है और ये सड़ जाता है तो कीड़े घुस जाते हैं। तो इसमें सड़न किससे पैदा होता है पता है आप लोगों को, ठीक है। तो दांतों में सड़न पैदा होता है किससे, फ्लोरीन के वजह से। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि दांतों में सड़न किससे पैदा होता है, तो फ्लोरीन से, ठीक है। ये जो इनामिल है वो किससे टूटेगा फूटेगा, फ्लोरीन से।
आज जब ये फ्लोरीन के कारण ऊपरी परत इनामल टूट फूट जाता है तो इसी में बैक्टीरिया घुस जाते हैं और ये क्या हो जाता है, दांत में खोखला हो जाता है, सड़ जाता है। ठीक है, तो आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं, ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा ठीक है, अब एक और सवाल यहीं से, एक और सवाल, हमारे दांतों की संख्या कितनी होती है? देखिए टोटल संख्या होती है दांतों की 32। क्या सबके 32 होते हैं? सबके 32 नहीं होते। कैसे नहीं होते अभी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी सामान्य भाषा में याद रखिएगा, दांतों की संख्या होती है टोटल 32। दांतों की टोटल संख्या कितनी होती है? 32। इसमें से 20 दांत ऐसी होती हैं जो निकलती हैं और फिर टूट जाती हैं और फिर दोबारा निकलती हैं। इसी को कहते हैं दूध का दांत। क्या कहते हैं? दूध का दांत। तो कुछ लोग लड़ते हैं किसी से तो क्या कहते हैं कि दूध के दांत नहीं टूटा है। ठीक है, तो इसी को 20 जो कि दोबारा निकलती हैं। ठीक है, यानी एक बार जन्म लेंगे हम लोग तो दांत निकलना प्रारंभ होगा, उसके बाद वो टूट जाएगा। 20 दांत ऐसी होती है जो टूट जाएगा और दोबारा से 20 को दांत नया निकलता है, उसी को कहते हैं दूध का दांत। तो इसका साइंस में क्या नाम है दूध के दांत को? डाई। ठीक है, ठीक है, डाईफाइडोनंट। ठीक है, तो याद रखिएगा डाईफाइडोनंट। ठीक है, याद रखिएगा दूध के दांत को ही कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा डाईफाइडोनंट के, कि वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं, यानी एक बार जन्म लेने के साथ आता है, एक बार वो बालावस्था में ही टूट जाता है, उसके बाद फिर से निकलता है तो वो आपका परमानेंट हो जाता है। अगर उसके बाद टूट गया तो फिर दांत नहीं निकलता। ठीक ना, तो दूध के दांत होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डाईफाइडोनंट। तो 12 दांत ऐसे भी होंगे जो कि एक ही बार निकलेगा, और उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं 12 दांत जो कि एक ही बार निकलता है, दोबारा टूटता नहीं है, उसे कहते हैं मोनोफाइडोन। ठीक है, ठीक है, मोनोफाइडोन। ये 12 दांत ऐसे होते हैं जो कि जीवन में केवल एक ही बार निकलता है। जिसे अकल का दांत भी एक निकलता है, एग्जाम्पल में अकल का दांत ले लीजिए, सिर्फ एक ही बार निकलता है और सबका निकलता भी नहीं। ठीक है, तो किसी के 25 साल में निकलता है, किसी का कभी कभी पहले भी निकल जाता है, लेकिन ये सामान्यतः 25 साल के बाद ही निकलता है, 21 साल के बाद ही निकलता है। ठीक है, तो दांतों की 2 कैटेगरी समझ में आ गया, टोटल दांत 32, 20 को दांत, दूध के दांत, डाईफाइडोनंट। डाई से याद रखेंगे कितना? डाई से क्या याद रखेंगे? 2 बार, डाई से 2, और ये मोनो से एकाधिकार होता है, यानी एक ही बार निकलेगा। तो याद रखने का तरीका क्या है? डाई यानी दोबारा, अब मो मतलब एकाधिकार यानी एक बार। तो 12 दांत ऐसे होते हैं जो एक बार निकलते हैं तो मोनोफाइडोन, 2 बार निकलते हैं तो डाईफाइडोन। क्लियर है? आगे बढ़े, लाइट कट गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े जी। कोई बात नहीं सोनिका जी, अच्छी बात है, आगे बढ़े ना। अब देखिएगा दांत जो होते हैं ना टोटल 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिएगा मैं दांत का फोटो बना रहा हूं भाई, किसी राक्षस का फोटो बन जाए तो मुझे मत कहिएगा। तो दांत जो होते हैं टोटल 4 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 और 4। तो ये चारों एक जैसा है, इसको बोलते हैं इनसाइजर। क्या बोलते हैं? आई से डिनोट कीजिए, इनसाइजर। इसे क्या बोलते हैं? इनसाइजर। जो आगे वाला हिस्सा होता है ना इसे इनसाइजर कहते हैं, और ये नाक के ठीक नीचे रहता है, इसीलिए इसे नोज टीथ भी कहते हैं। तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इनसाइजर। कृंतक, कृंतक हिंदी में कृंतक, ये काटने का काम करता है। जब रोटी काटना हो या कोई भी सेब काटना हो तो हम किससे काटते हैं? अपने इसी इनसाइजर से काटते हैं। और इसे नोज टीथ भी कहा जाता है क्योंकि ये नाकों के जस्ट नीचे पाया जाता है। अब किसी का चौड़ा नाक होगा तो अलग बात है, लेकिन इसे नोज टीथ भी कहते हैं, नाकों के जस्ट नीचे रहता है। ठीक है, तो ये संख्या में कितनी होती है? 4 होती है। इसके ठीक बगल में राक्षसनिया दांत होती है। ठीक है, मूवी में देखे होंगे भूत पिशाच जो निकलते हैं ना, राक्षसनिया दांत होता है, इसे बोलते हैं हम लोग केनाइन। इसे क्या बोलते हैं? केनाइन।
केनाइन। इसका क्या काम होता है, तो ये फाड़ने चीरने का काम करता है, ठीक है, किसी वस्तु को फाड़ने चीरने का काम करता है, केनाइन का काम होता है। इसके बगल में ही जो होता है क्या होता है, प्रीमोलर। तो इसको कैसे बनाऊं, एगो दोगो बन गया ना, ठीक है, दोगो। तो ये हो गया बगल में ही दोगो, केनाइन के बगल में प्रीमोलर, इसको क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। और सबसे लास्ट में जो आपका आता है उसे बोलते हैं मोलर, जिसकी संख्या होती है 3। इसे बोलते हैं अकल का दांत, इसकी संख्या कितनी होती है, 3, ठीक है। तो लास्ट वाले को कहते हैं अकल का दांत, जो सबको आएगा जरूरी नहीं है। अब देखिए जो ये बीच वाला जो है ना प्रीमोलर, ये बच्चों में नहीं होता है, ठीक है, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है, और ये लास्ट वाला जो अकल का दांत है ये दो नहीं होता है, ठीक है। तो इसके जस्ट सेम टू सेम ऊपर भी रहेगा, इसके जस्ट ऊपर सेम टू सेम ऊपर भी रहेगा, नीचे है सेम, ऊपर भी सेम। तो पहला अगला हमारा नोज आई हो गया, नोज आई कह रहा हूं सॉरी, नोज टीथ हो गया 4 ठो, दो को बगल में क्या हो गया, केनाइन हो गया, उसके जस्ट बगल में दो को क्या हो गया, प्रीमोलर हो गया, जो बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसके बगल में ये 3 ठो जो होता है उसे क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं। तो ये लास्ट वाला जो होता है ना, जिसे अकल का दांत कहते हैं, जरूरी नहीं है कि सबको आए, आता भी नहीं भी आता है, इसे अकल का दांत कहते हैं, बहुत दर्द होता है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला बच्चों में नहीं पाया जाता है, और ये दो नहीं पाया जाता, ठीक है। बालावस्था में जो है प्रीमोलर और ये वाला नहीं पाया जाता है। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चों में मोलर जो है पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, आप लोग का क्या जवाब होगा, बच्चों में मोलर दांत जो है पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो जवाब क्या होगा, ठीक है। हाँ, राक्षसनी दांत इसलिए ना सोनिका जी, आप भूत वाला मूवी देखिएगा तो राक्षसनी को हमेशा ये वाला दांतों जो है ना निकाल दिया जाता है, या जानवर का देखिएगा हमेशा निकला रहता है। तो बच्चों में अगर आपसे सवाल पूछता है कि मोलर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो क्या जवाब दीजिएगा, दिमाग ही नहीं लगाते हैं। देखिए मनीष कुमार जी कह रहे हैं कि नहीं, आशा मौर्य कह रही है नहीं, किरण पटेल जी कह रही है नहीं, दिव्या जी कह रही है नहीं। अरे यार मोलर तो पाया ही जाता है बच्चों में, देखिए हद है, मोलर की संख्या 3 है, ठीक है। तो मोलर तो 2 को पाया ही जाता है ना, एक ही गुण नहीं पाया जाता है, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, बुद्धि का दांत बोलते हैं। लेकिन ये 2 को तो पाया जाता है ना, इसको भी तो मोलर कहते हैं, ये तीनों मोलर है। तो अंतिम वाला जो है ना, ये लास्ट वाला जो है उसे बुद्धि का दांत कहते हैं, और ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। लेकिन बच्चे में मोलर तो पाया ही जाता है ना, ये बच्चों में तो पाया ही जाएगा। मोलर की संख्या कितनी, टोटल मोलर की संख्या 6 हो गया, और ऊपर में 6, टोटल मोलर की संख्या 12 हो गई। अब दांत गिनिए, 3 गो ये इधर, 2 गो ये, 3 2 5, और 2 गो इधर, कितना हो गया 7, सॉरी 2 इधर, 2 इधर और 3 इधर, कितना हुआ 3 2 5, एक ये लेके 6 7 8 हुआ ना, और इधर 8, 16 हो गया। तो नीचे 16 ऊपर 16, टोटल 32। तो बच्चों में जो ये दांत नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये दांत तो नहीं पाया जाता है बच्चों में, ये पाया ही नहीं जाता है। अब उसके बाद जब बड़े होते हैं हम, तो ये प्री मोलर तो पाया जाएगा, लेकिन क्या गारंटी है कि सबको ये आ ही जाएगा। बहुत से क्लास में से व्यक्ति होंगे जो कि 25 साल के हो गए होंगे, लेकिन अभी तक बुद्धि का दांत नहीं आया होगा। तो जरूरी नहीं है कि सभी को 32 दांत हो, कभी कभी ये नहीं आता है, बहुत से लोगों को नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नीचे आएगा ऊपर नहीं आएगा, आएगा तो दोनों में आएगा, ना तो नहीं आएगा, ठीक ना। तो बच्चों में मोलर पाया जाता है, बुद्धि का दांत नहीं पाया जाता है, प्री मोलर नहीं पाया जाता। तो एग्जाम में पूछेगा बच्चों में प्री मोलर पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, मोलर पाया जाता है, तो हाँ पाया जाता है। बच्चों में बुद्धि का दांत पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है। तीनों में अंतर समझ में आया, मैं क्या बोलना चाहता हूं, अंतर स्पष्ट हो रहा है। खुद कुछ तो क्लास में ऐसे हैं जिनका दूध का दांत भी नहीं टूटा है, सही कह रहे हैं एकदम आलोक। कुछ नहीं, मुझे लगता है ज्यादातर ऐसे ही हैं जिसका दूध का दांत नहीं टूटा है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए भाई, मेरी दांत तो आप लोग को अच्छा से समझ में आया नहीं, अब ये फोटो वाला दांत देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए आगे वाला जो 4 गो है, इसको क्या बोलते हैं, देखिएगा
आगे वाले इस चार को क्या बोलते हैं? इंसाइजर। ठीक, उसके जस्ट बगल में ये रक्षसनीय दांत है दूगो, ये वाला जो चीरने फाड़ने का काम आता है दूगो, इसको रक्षसनीय दांत को पीला बना देते हैं। ठीक है, ये रक्षसनीय दांत हो गया। उसके जस्ट बगल में प्री मोलर, जो ये बच्चों में एकदम नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये प्री मोलर हो गया दूगो, इधर भी दूगो, इधर भी दूगो। ठीक है, ये प्री मोलर हो गया। अब उसके बाद सबसे लास्ट में जो है ये क्या पाया जाता है? मोलर। ठीक है, तो बच्चों में जो है मोलर ये दूगो तो पाया ही जाता है। ये जो लास्ट वाला है ना, जिसे बुद्धि का दांत कहते हैं, अकल का दांत कहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सब में आए या आता ही है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है, किसी में 20 साल में आ जाता है, किसी को 25 साल में आता है, किसी को आता ही नहीं। ठीक है, तो टोटल दांतों की संख्या हो गई 32। तो एक पूछता है आपसे एग्जाम में फॉर्मूला, टीथ फॉर्मूला पूछता है। क्या बोलता है? टीथ फॉर्मूला पूछता है। तो पहले थोड़ा सा इंसाइजर के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। इसी भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया, इससे क्वेश्चन नीट में किससे पूछा गया? नीट वालों से पूछा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। तो इसे नोज टीथ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाक के जस्ट नीचे होता है चारों। आप ध्यान से देखेंगे तो नाक के नीचे ये चारों पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका केनाइन। तो अब बताइए केनाइन किसके नीचे पाया जाता है? केनाइन जो है आपके ठीक आंख के नीचे पाया जाता है, इसीलिए केनाइन को जो है आई टीथ भी कहते हैं। ये राक्षसनीय दांत जो है हमारे आंख के ठीक नीचे पाया जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? आई टीथ भी कहते हैं। अब इसके बाद आगे हमारा कौन सा? प्री मोलर। तो प्री मोलर कहां पाया जाता है? हमारे चिक्स पे, गाल पे। ठीक है, गाल पे, देखिए गाल वाला। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? चिक टीथ भी कहते हैं। चिक टीथ, ये गाल। ठीक है, इसे चिक टीथ भी कहते हैं। अब इसके बाद बच गया लास्ट वाला मोलर। ठीक है, बातें समझ? तो मोलर क्या हो गया? विजडम टीथ भी कहते हैं इसको। मोलर को क्या कहते हैं? विजडम टीथ भी कहते हैं, विजडम टीथ। बातें समझ में आया? तो अब तीनों का कार्य समझ लीजिए। तो इंसाइजर का कार्य क्या होता है? इंसाइजर का कृंतक को इसे हिंदी में कृंतक कहते हैं। ठीक है, काटने का काम करता है कृंतक। तो इसका काम होता है काटने का, और मानव में इसकी संख्या नीचे 4 ऊपर 4 टोटल 8। मानव में इसकी टोटल संख्या नीचे 4 ऊपर 4 टोटल संख्या 8। अब अगर बात करें केनाइन का, तो आई के नीचे पाया जाता है, इसलिए आई टीथ भी कहते हैं। और ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। ये राक्षसनीय दांत चीरने फाड़ने का काम करता है। ठीक है, तो मानव में इसकी संख्या कितनी होती है? 2। मानव में इसकी संख्या कितनी होती है? 2। मतलब कि नीचे 2 ऊपर 2 मिला के टोटल संख्या 4। तो 8 हो गया आपका इंसाइजर। केनाइन कितना हो गया? टोटल 4। अब आगे देखिएगा, इंसाइजर हो गया। प्री मोलर देखिएगा, प्री मोलर को क्या कहते हैं? प्री मोलर को चिक टीथ भी कहते हैं, गाल में पाया जाता है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 + 4, इधर को 2 इधर का 2, 4 और ऊपर 4। तो 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया ये भी। इसके बाद आपका आता है मोलर। तो इधर 3 इधर 3, 6 और ऊपर 6, टोटल 12। जोड़िएगा कितना आएगा टोटल? 12 8 20, 20 8 28 4, टोटल संख्या हो गया 32। तो बच्चों में ये दो नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब बच्चों में ये वाला लास्ट वाला नहीं पाया जाता है। तो यहीं से फॉर्मूला पूछता है। फॉर्मूला क्या पूछता है कि टीथ फॉर्मूला एक एडल्ट व्यक्ति का क्या होगा? ठीक है, एडल्ट के पहले बच्चे का क्या होगा, और एक एडल्ट के बाद जो 25 वर्ष की अवस्था में पाया जाता है या 25 वर्ष के बाद में, तो उनका क्या होगा। तो देखिए बच्चे का फॉर्मूला कैसे, तो फॉर्मूला जो लिखते हैं ना 1/4 लिखते हैं। फॉर्मूला कभी भी हाफ नहीं लिखा जाता है, 1/4 लिखा जाता है टीथ का। तो फॉर्मूला इसका कैसे बनेगा देखिएगा, जब नीचे सेम है तो वैज्ञानिकों ने देखा कि नीचे भी सेम है ना, तो इसको बीच में से काटा जाए तो ये लेफ्ट और राइट में बदल जाएगा। अब इसको बीच में से काट दीजिए तो क्या ये लेफ्ट राइट में बराबर नहीं है? ये 2 गो, ये 1 गो, ये 2 गो, ये 3 गो, क्या ये सेम नहीं है? 1 और 2 में कोई अंतर है? तो फॉर्मूला कैसे लिखा गया देखिए, इसका फॉर्मूला लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। टीथ फॉर्मूला लिखना हो एक बच्चे का टीथ फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे देखिए। बच्चे का, तो बच्चे में क्या क्या पाया जाता है याद होना चाहिए। तो बच्चे में 2 गो पाया जाएगा, ठीक, तो 2 गो हो गया। बच्चे में क्या ये केनाइन पाया जाएगा, तो पाया जाएगा तो 1 लिखेंगे। बच्चे में क्या ये प्री मोलर पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा तो 0 लिखेंगे। बच्चे में क्या ये मोलर पाया जाएगा, लेकिन ये लास्ट वाला नहीं पाया जाएगा तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसको बाटा में कर देंगे तो नीचे भी ऊपर भी 2 तो नीचे भी
सेम टू सेम। तो ये एक बच्चे का क्या हो गया, टीथ फार्मूला हो गया। अब बच्चे का ये टीथ फार्मूला हो गया, तो ये 1/4 है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये 1/4 लिखे हम लोग, 1/4 है कि नहीं। यहाँ पे टोटल 4 था तो हम लोगों ने 2 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे टोटल ये 8 था ना, तो हमने 2 लिखा। एक मिनट, कहाँ गया यार, देखिए टोटल इंसाइजर की संख्या कितनी थी, 4 नीचे 4 ऊपर, 8 थी, हमने 2 लिखा है। क्यों लिखा है, 1/4 लिखा है। तो हमने इसको ले लिया 2 2, इसको हमने 1 था तो 1 को 1 लिख दिए। बच्चे में ये नहीं पाया जाता है तो यहाँ पे 0 कर दिए। ये इसमें तीसरा नहीं पाया जाता है, 2 होता है, तो बच्चे का ये दांत का फॉर्मूला होगा। अब पूछेगा एक एडल्ट व्यक्ति का, ठीक है, जैसे आप और हम हैं, एडल्ट में आएंगे तो हमारे में भी ये 2 का 2 ही पाया जाएगा, ठीक है, केनाइन का केनाइन पाया जाएगा। लेकिन हम लोग में ये वाला धातु निकल जाता है तो यहाँ पे फिर से लिख देंगे 2, ये वाला 2 धातु आ जाता है हम लोग में, तो ये लिख दिए। तो क्या हम लोगों में ये बुद्धि वाला धातु आया है, बुद्धि वाला धातु हम लोगों में अभी भी क्या है, 2 ही है, 3 नहीं है। तो हम लोग का भी 2 ही होगा, ठीक है, बुद्धि का दांत नहीं आया है तो 2 ही होगा। और नीचे भी सेम टू सेम 2 1 2 2। तो ये हो गया एक बच्चे के बाद वाली स्थिति का, यानी एक एडल्ट व्यक्ति का हो गया। अब एक होता है एडल्ट के बाद 25 साल के बाद वाला व्यक्ति, जिसे मैच्योर व्यक्ति कहते हैं। तो उस मैच्योर व्यक्ति का क्या लिखेंगे, तो 2 को तो ये सेम टू सेम पाया जाएगा, एक को भी सेम टू सेम पाया जाएगा, ये 2 को भी तो 2 ही का 2 ही को पाया जाएगा। लेकिन ये जो 2 है ना, यहाँ पे उसमें बुद्धि का दांत भी पाया जाएगा, तो 30 हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला बनेगा 2 1 2 3। तो ये तीनों फॉर्मूला समझ में आया, कहां से आया। अब सोचिए अगर आपसे पूछे बच्चे का टोटल दांत कितना होता है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चे का दांत निकल जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा बच्चे में इंसाइजर, 4 एकम 4, तो 4 गो हो जाएगा क्या, ये केनाइन, 2 गो नीचे 2 गो ऊपर, तो बच्चे में 4 गो केनाइन हो जाएगा। बच्चे में ये 4 × 0, तो बच्चे में ये नहीं पाया जाता है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। बच्चे में ये लास्ट वाला 2 2 को पाया जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 हो गया। तो देखिए बच्चे में टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई, 8 दूनी 16, 4 16 4 20, ठीक है। बच्चों की संख्या दांतों की कितनी होती है, 20। और ये जो होता है दूध का दांत होता है और टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद नए दांत आते हैं, इसके बाद ये 2 आता है, ये भी आता है, तो तब जाके 32 बनता है। हम लोगों में कितनी हो गई, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आ जाएगा। एक मेच्योर व्यक्ति में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा। तो ये टीथ फॉर्मूला समझ में आया, टीथ फॉर्मूला समझ में आया। कितने लोगों को टीथ फॉर्मूला नहीं समझ में आया, हाथ ऊपर करेंगे जल्दी से। कितने लोगों को टीथ फॉर्मूला नहीं समझ में आया। टीथ फॉर्मूला हमेशा 1/4 लिखा जाता है, कभी भी हाफ लिखने का प्रयास मत कीजिएगा। फॉर्मूला सबसे छोटा लिखा जाता है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा वैज्ञानिकों ने इसको बीच में से कर दिया, इसका फॉर्मूला बना दिया, खत्म कहानी। 1/4 लिखा जाता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत दांत से, अरे भाई दांत से किसी को कोई दिक्कत है। तो बच्चों में कुल 20 दांत टूटने के बाद जो है दोबारा 20 दांतों आते हैं, उसी को क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं, ठीक ना। और दांत के माने दूध के दांत के बाद 12 वर्ष की अवस्था के बाद तक ये पूर्णतः जो है टूट चुके होते हैं। यानी बच्चों में जो दूध का दांत टूटता है ना, 12 वर्ष होते होते पूरा दूध का दांत टूट जाता है, ठीक है, और दोबारा नए दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव जीवन में दांतों की कुल संख्या कितनी हो गई, 32 प्लस 20। 20 प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 20 को दांतों दोबारा निकलता है ना भाई, 20 को तो पहले निकला था जिससे 32 को बना था मिलके, अब फिर 20 को नया निकलता है 20 को टूटने के बाद। तो टोटल दांतों की संख्या अगर पूछे एक व्यक्ति के जीवन में टोटल दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 52, जिसमें से 20 को टूट जाता है तो बचता मात्र 32 को है। ये भी पूछ सकता है कि एक व्यक्ति के जीवन में टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 52 याद रहेगा। अभी तक आप लोग 32 पढ़े थे ना, आज पहली बार आप लोग 52 पढ़ रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। कहेंगे मास्टर वो पगला गया है, 32 दांत होता है 52 कैसे भाई। यहां पे मैंने क्या बताया, मानव जीवन में दांतों की कुल संख्या जो होती है पूरे जीवन काल में 52 होती है, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को खत्म हो जाएगा। तो देखिएगा, तो यहाँ पे 3 फॉर्मूला याद रखिएगा।
ये बीच वाला को भूल जाइएगा, बीच वाला जो मैंने बताया जिसमें बुद्धि का दांत नहीं निकलता है, तो इसे काउंट नहीं किया जाता है। दो ही फॉर्मूला बनता है, एक को कहते हैं वयस्क, एक को क्या कहेंगे वयस्क यानी एडल्ट, एक को कहेंगे बच्चा। ठीक है, तो वयस्क में क्या होगा, दो गो इसको लिख देंगे, ठीक, एक गो इसको लिख देंगे, दो गो इसको लिख देंगे और तीन गो इसको लिख देंगे। ठीक, और नीचे भी सेम कर देंगे। ये हो गया वयस्क का, एडल्ट व्यक्ति का। बच्चे में क्या होगा, दो गो आगे वाला होगा, ये एगो होगा, ये वाला नहीं होगा बच्चे में तो इसको शून्य कर देंगे। ये वाला जो है एगो लास्ट वाला नहीं होगा, दो गो होगा तो दो गो लिख देंगे। ये बच्चे का हो गया। फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला। तो जो डेंटिस्ट होते हैं ना, ये सारी फॉर्मूला को रट के रखते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला। याद रहेगा डेंटल फॉर्मूला। ले, तिवारा दांत क्यों नहीं आता है। मैं आपसे पूछूं कि आप मुंह से ही खाना क्यों खाती हैं तो क्या जवाब देंगे। सिंपी राज जी, मैं आपसे पूछूं कि मुंह से ही दांत खाना क्यों खाती हैं तो क्या जवाब देंगे। आप मुझे जवाब दीजिए कि आप मुंह से ही खाना क्यों खाती हैं। बताइए बताइए सिंपी राज जी। सवाल पूछने से पहले सोचना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हमारा आंख यहीं पे माथा के नीचे ही क्यों दिए भगवान जी, यहां काहे नहीं दिए। भाई गॉड गिफ्टेड है, पैदाइशी है, एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है कि दांत जो है 20 को टूटेगा तो आ जाएगा दोबारा। भगवान ने बना के भेजा है छिट करके। 12 को दांत ऐसा भेजा कि एक ही बार निकलेगा और टूटेगा नहीं, टूट गया तो फिर दोबारा निकलेगा नहीं। ले, साइंटिफिक रीजन तो ये भी होना चाहिए ना कि आपका मुंह से खाना क्यों खाती हैं, बताइए मुझे। कभी जानने का कोशिश नहीं की आपने, कभी ये क्यों नहीं सोचा पैर से क्यों चलती हैं, हाथ से क्यों नहीं चलती हैं। थोड़ा मुझे बताइए, आप पैर से क्यों चलती हैं, हाथ से क्यों नहीं चलती हैं। मैंने सवाल का मैं मतलब रियली मैं कह रहा हूं, कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दो। चलिए मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। स्तनधारी, स्तनधारी में सर्वाधिक दांत जो है किसका होता है। स्तनधारी में सर्वाधिक दांत जो है किसका होता है। बताइए बताइए जल्दी से। स्तनधारी में, मानव एक स्तनधारी व्यक्ति है, पता है ना। तो स्तनधारी में सर्वाधिक दांत किसका होता है, सुअर का। किसका होता है, सुअर का और घोड़ा का। टोटल 44 दांत होता है। तो सर्वाधिक दांत स्तनधारी में, स्तनधारी में सुअर और घोड़ा का होता है 44 दांत होता है। मच्छर जो होता है ना, मच्छर जिसे आप लोग मसल देते हैं, उसमें टोटल दांतों की संख्या जो होती है 47, लेकिन वो स्तनधारी नहीं है, इसीलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें काउंट नहीं करते। तो मच्छर में टोटल कितना हो गया, वो कीड़ा मकोड़ा में आता है। तो मच्छर में दांतों की संख्या होती है टोटल 47। अच्छा, चिड़िया का दांत देखे आप, कोई चिड़िया का दांत देखा है जी। वेल के तो बहुत कम दांत होते हैं, 4 से 6 दांत ही होता है, देख लीजिएगा गूगल से। वेल के ज्यादा दांत नहीं होते। सबसे बड़ी स्तनपाई जरूर है, लेकिन दांतों की संख्या उनमें कम होती है। ठीक है, दांतों की संख्या इतनी नहीं होती। गाय में कितनी दांत होती है, तो गाय और भेड़ में मनुष्य जितना दांत होता है 32। ठीक है, गाय और भेड़ में जो है 32 ही दांत होता है। घोड़ा में टोटल 44 दांत होता है और सुअर में भी 44 दांत होता है। सर्वाधिक दांत सुअर और घोड़ा में। मच्छर में 47 दांत होते हैं, आप लोग की जानकारी के लिए बता दिया। ठीक है, हाँ दीपू सोनी जी आज बढ़िया जवाब दिए हैं। देखिए, जब ये दांत आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है, जब ये दांत आपस में ही जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, चोंच बन जाएगा। और चिड़िया का दांत जो होता है ना, आपस में सब जुड़ जाता है और उसी से चोंच का निर्माण हो जाता है।
ठीक है, उसी से क्या निर्माण हो जाता है, चोंच का निर्माण हो जाता है। तो चिड़िया में अलग से दांत नहीं होता है, उनका चोंच ही दांत होता है। आजकल की कुछ लड़कियां भी चोंच निकाल रही हैं, तो आने वाले समय में देखिएगा उनका भी चोंच निकलेगा। बताइए श्वेता जी क्या कंफ्यूजन है? बताइए बताइए श्वेता जी क्या कंफ्यूजन है? दांत में कंफ्यूजन है, जो वस्तु आप लोगों के पास है उसमें भी कंफ्यूजन है। अरे भाई काउंट कर लीजिए ना, मस्कीटो में टीथ नहीं नजर आता है, वो तो सिर्फ डंक मारता है ना सर, डंक मारता है, लेकिन उसके पास 47 दांत होता है, ठीक ना। डंक तो उसका पूंछ होता है, उसके पास टोटल, सॉरी डंक उसका पूंछ नहीं होता, उसी का एक वो रहता है, लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोप से लैब में देखिएगा टोटल 47 दांत होते हैं। तो लड़कियां चोंच निकालना बंद कर दे, नहीं तो पता नहीं क्या होगा आने वाले समय में, चिड़िया का रूप ले लेंगी लड़की। ऐसी चोंच निकाल लेते थे, माने अजीब लगता है भाई, चोंच निकाल निकाल के। एगो शहजादी आती थी क्लास में, वो भी चोंच निकाल निकाल के फोटो लगाती। तो एक फैशन आ गया है चोंच निकालने वाला, पता नहीं क्या होगा। आगे वाला देखिए, ह्यूमन एवोल्यूशन जब पढ़ा जाएगा ना, देखिएगा मैं बता रहा हूँ, ह्यूमन रिवोल्यूशन जब पढ़ा जाएगा, जैसे मानव का पहले पूंछ होता था, तो मानव का धीरे धीरे पूंछ छोटा होते 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 क्या हो गया, पूंछ विलुप्त हो गया। तो अब लड़कियों में क्या होगा, धीरे धीरे चूंच निकलना शुरू होगा, और आने वाले समय में देखिएगा खूब मस्त ऐसा चूंच निकलेगा, ठीक है ना, एकदम ऐसे। तो ये भी एक दिन देखिएगा ह्यूमन रिवोल्यूशन होगा, ठीक है, और एक चूंच निकलेगा, देखिएगा होगा ऐसा, एकदम पक्का होगा, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो पक्का होगा ह्यूमन रिवोल्यूशन। मैं किसी बुक में पढ़ी हूं बचपन में 20 30 और 5 ईयर के बाद 20 निकलता है, टोटल 40। एकदम गलत पढ़ी है, उस बुक को जाके कंप्लेन कीजिए, जाके वो क्या करे, उसको FIR दर्ज कराइए, एकदम गलत लिखा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। तो अब चोंच निकलेगा, ठीक है, अब चोंच निकलेगा, तो चोंच निकालना बंद कीजिए, तो आने वाले समय में ना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कबूतरी जैसी प्यारी दिखेगी, या कौवा जैसा माने काव काव नहीं दिखेगी, ठोर थिर तोते का थोड़े होता है, कौवा का भी ठोर होता है, तो जरूरी थोड़े है कि जो निकलेगा वो कबूतरी ही होगी, कौवा नहीं होगी, क्या गारंटी है। हद करती हैं अलीसा जी आप। ठोर पे लगाएगी शक्तिमान, और कहाँ लगाएगी, ठोर पे लगाएगी, ठोर पे, कहाँ लगाएगी, ठोर पे। 100% सोनिका जी। अब देखिए, अपवाद सभी जगह है, अपवाद हर जगह है, तो सभी लड़कियां नहीं, 90% लड़कियां जब फोटो खिंचाती है ना, तो ठोर जरूर निकालती है, ठीक ना। लड़का लोग का पूंछ नहीं निकलेगा, लड़का लोग फोटो बड़ी सीधा निकाल फोटो खिंचवाते हैं। मेरा ही फोटो देख लीजिए ना, सुबह सुबह फोटो डाला था आज, कहीं से कुछ ऐसा अंग आप लोग को दिखा कि मैंने नॉर्मल से कुछ उल्टा पुट्टा किया हो, एकदम सीधा, ठीक है। तो अच्छे लोगों की कमी नहीं है, जैसे मैं हूँ, क्लास में भी और बहुत सारी जैसे सोनिका जी हैं, इनका तो कभी मैंने फोटो नहीं देखा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ठोर नहीं निकालती, ठीक है। कैसे कि पढ़ने में बहुत होशियार हैं, मेंस लिखती हैं और काफ़ी सीरियस रहती हैं, तो मुझे लगता है फर्जी चीज़ों में तो विश्वास नहीं है करती ना। तो आज पढ़ाने की इच्छा इतनी ही था, इसलिए यहाँ पे इतना प्रवचन हो रहा है। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे आगे सारा टॉपिक। तो कल हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, ग्रास नली पढ़ेंगे, पेट पढ़ेंगे, छोटी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस वगैरह सब पढ़ेंगे, फिर से ग्लैंड भी पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड सब कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। 11 बज गया का ले, अगला क्लास 11 ही बजे है ना, 11:30 में। क्या सर आप मुझे एक बार देखे ना, तो धोखे में देख लिए थे सोनिका जी, पता नहीं याद नहीं आता है।
बिना चोंच के इतना क्या क्या करती है, चोंच के साथ क्या करेगी? चोंच के साथ हस्बैंड को काट लेगी, अभी काट नहीं पाती है, अभी बेलना से मारती है, उस समय चोंचे से काट लेगी। सिंपल सी बात है। अभी दांत से काटती है, उसमें चोंच से काटेगी। सिंपल सी लॉजिक लगाना क्या है, मतलब हद है यार। आगे बढ़े। भी मजा आ रहा है आप लोग को चोंच पढ़ने में ना। मैं बता दूं, कुछ लड़के भी चोंच निकालते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं जो लड़के चोंच निकालते हैं वो मेरे क्लास में तो नहीं होंगे, ठीक ना। लगातार यहीं से कर दीजिए सर, हिस्ट्री का। दीपू सोनी जी, आपको क्या लगता है मैं रोबोटिक हूँ? सुबह सुबह जाके 4 किलोमीटर बच्चों को पढ़ा के आया, बिना खाना खाए आप लोग का डायरेक्ट आके क्लास लेने लगा, उसके बाद आप कह रहे हैं फिर से शुरू कर दीजिए। अरे यार, हम भी इंसान है, थोड़ा सा आराम मांगता है और आराम के लिए माहौल मांगता है। अब देखिए आपको क्या लगता है, चलिए एक दीपू सोनी जी के सवालों का जवाब देता हूँ। गायकार को आप देखे होंगे गाना गाते समय हाथ की एक्टिविटी ऐसे वैसे करते हैं, क्यों करते हैं? माहौल बनाते हैं, ठीक है। अभी मैं एकदम साइंस में घुसा हुआ हूँ, अब अचानक से हिस्ट्री में आऊंगा तो क्या लगता है माहौल नहीं बनाना पड़ेगा? तो उसके लिए ब्रेक चाहिए होता है, ठीक है। आप कहेंगे कि यहाँ से आइए तो फिर माइंड ही नहीं काम करेगा, ठीक है। माहौल बनानी पड़ेगी हिस्ट्री की, ठीक। सर मैम में भी चोट निकली, चोंच वाली लड़की से हम शादी करेंगे ऐसा लगता है आपको? चोंच वाली लड़की से हमारा शादी ना होगा जी, ठीक है। हम देखिए एकदम बता देते हैं आप लोग को, ठीक है। एकदम कैसी लड़कियों की फोटो बना देते हैं, देखिए। अरे यार ये शेप बिगड़ गया उसका मुंह का, देखिए मैं बना देता हूं, देखिएगा। ठीक है, ये होगा इसका एक छोटा सा मतलब मुंह, इसके बाद उसका बाल ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, ठीक है। इधर से भी इतने जाएगा। ये हो गया उसका मुंह, ये हो गया उसका आंख, ये हो गया उसका नाक, ये हो गया उसका मुंह, ठीक है। तो ऐसी होगी, ज्यादा चोट वाली नहीं होगी, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। भाई हम जब इतने सीधे साधे हैं। दिव्या जी कह रही है गांव वाली से कीजिएगा सीधी शादी होगी। मैं आपको बता दूं गांव वाली से ज्यादा सीधी सादी लड़की शहर की होती है। ये गलतफहमी छोड़ दीजिए आप लोग कि गांव की लड़की ज्यादा सीधी सादी होती है। ये सिर्फ एक मिथ्या है, झूठ है और कुछ नहीं। शहर की लड़की ज्यादा सीधी सादी होती है, ठीक है। क्योंकि शहर की लड़की जो अच्छी होती है ना, वो अपने रूम में पढ़ाई करती है, सुबह में रनिंग करती है, जॉगिंग करती है, वॉकिंग करती है। इसके बाद अगर पेरेंट्स से बात करती है तो बड़ी तमीज से पेश आती है, और पढ़ाई करती है तो बड़ी ईमानदारी से पढ़ाई करती है और रिजल्ट भी देती है। गांव की लड़कियां, सबको नहीं कह रहा हूं, ज्यादातर लड़कियां जो है देखा देखी में, शहर के देखा देखी में ना इतनी गलतियां करती हैं कि आप लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते, ठीक ना। तो ये गलत बात है, ठीक है। शहर और गांव में कुछ बटा नहीं है, जो जैसा बनना चाहता है वैसा ही हो जाता है। अगला क्लास 12 बजे, ठीक है। अगला क्लास 12 बजे, ठीक। अगला क्लास 12 बजे। आश्चर्यचकित मैं इस बात से रहता हूं ना कि एक मोहल्ले में, इलाहाबाद के एक मोहल्ले में मैं रहता था, और उस मोहल्ले में मुझे लगता है 10-15 लड़की रही होंगी। 10 के 15 लड़की सिंगल थी। और मैं जिस गांव में, जिस एरिया में रहता हूँ, वहां पे अगर 20 लड़की है तो 18 बुक रहती है। अब बताइए मैं क्या कहूँ, गांव बेटर कि शहर बेटर? तो कुछ मामलों में जो है ना, शहर से बेटर, गांव से बेटर हो गया शहर। वर्तमान में तो यही स्थिति है। मिलते हैं 12 बजे। एक कपड़ा कैसा लग रहा है जी, नया कपड़ा? पूछे नहीं आप लोग, बताए नहीं जी कैसा लग रहा है, ठीक है ना। भाई जिस कोचिंग में गए थे वहां के बच्चे तो कोई बोले नहीं कि सर स्मार्ट लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, क्या उनके लिए फर्स्ट लुक था।
उनको लगा होगा सर ऐसे ही दिखते हैं, आप लोगों के लिए तो परिवर्तनशील है ना,